नमस्कार साथियों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव। अभी राजस्थान के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं। और एग्जामिनर पे कोई भी एग्जाम हो, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछेगा तो इंडिया के क्वेश्चन पूछेगा, और हमारे राजस्थान में पूछेगा तो वो राजस्थान के संदर्भ में पड़ेगा। तो एक छोटा सा वीडियो जहाँ से, जैसे एक बहुत बड़ा स्तर था, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, काफी समय लगा था, लेकिन एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आराम से इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, और इसकी पैनल पीडीएफ आपको प्राप्त हो रही है। और आपके साथीगण जितने भी हैं उनको कहना कि यहाँ वीडियो कोर्स चल रहा है, अच्छे तरीके से हमारा करंट है वो कवर हो रहा है, तो आप भी उसका अध्ययन करें। तो देखिए, बात चर्चा कर रही है 18वीं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा, इसकी चर्चा हो रही है, 18वीं लोकसभा की हो रही है। 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर, 18वीं लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर पहला प्रश्न ही क्या बनेगा, सिंपल सा प्रश्न बनेगा कि वर्ष 2024 में लोकसभा के कौन से क्रम के चुनाव हुए। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव कौन से, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए मतदान। देखो, टोटल हमारी 545 सीटें हैं, दो उन्हें चुने जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, तो 243 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। और ये जो चुनाव होते हैं, ये होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। यानी हम लोकसभा के, विधानसभा के, पंचायती राज के चुनाव में भाग लेते हैं, सरपंची के चुनाव में, तो वो क्या हो गया, जनता जिसमें भाग लेती है वो प्रत्यक्ष रूप से। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम ये बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो हम तो नहीं भाग लेते ना, तो हमारे लिए अप्रत्यक्ष हो गया। इसमें हम जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, देखो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको हम कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम क्या चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। तो अभी हमने अपने अपने सांसद चुने, आप अपने क्षेत्र में आपने सांसद को चुना, जब वो किसी भी पार्टी का है, कैसे वो बन गया, वो हमारा सांसद है। हमारी देखो वर्तमान में जो सरकारें होती है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो हमारी सरकार होती है। वो कोई स्वीकार करे न करे वो होती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो जो एक शिक्षक होता है, एक जो विद्यार्थी होता है, शिक्षा जगत से बिलोंग करता है, उसे राजनीति से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हमें तुलना करके पढ़ाना पड़ता है कि पिछली सरकार ने ये योजना की थी, इतना दिया था, इस सरकार ने ये दिया था। हमारा काम होता है। अब कई विद्यार्थी इसको भी लिखते हैं कि सर आप उस पार्टी से, पार्टी का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उनकी तुलना करना जरूरी होता है, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम सही कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि 2024 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा के चुनाव कंप्लीट। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए जो मतदान हुए वो कितने चरणों में पूरे हुए, कितने चरणों में पूरे हुए, तो हम कहेंगे 7 चरणों में। 19 अप्रैल से काम स्टार्ट हुआ और 1 जून तक चला, यानी अप्रैल, मई और जून, लगभग ये चला कितना, आपके पूरा मई चला, और 1.5 महीने के आसपास चला, 50 दिन के आसपास चला। तो 19 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 जून 2024 तक चला। टोटल कितने चरणों में, 7 चरणों के, टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव में पूर्ण बहुमत किस पार्टी को मिला। बस प्रश्न याद करने हैं, इससे ज्यादा और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट फिर बहुत हो जाता है दुनिया जान का, फिर क्या क्या करोगे, जीके तो फिर पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको कहते हैं एनडीए, एनडीए प्रश्न आ जाता है, एनडीए किसकी पार्टी है, भाजपा समर्थित पार्टी। भाजपा समर्थित पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और बाकी छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर एनडीए बना है। एनडीए मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये याद रखना, क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो एनडीए सब, इन जो बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत सरकार किसकी बनी है, एनडीए की बनी। कहते हैं ना एनडीए, यूपीए, इंडिया, अब की बार यूपीए ने तोड़ के इंडिया बना लिया, दूसरी पार्टी। वर्तमान 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न आम चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो टोटल मतदान रहा 65.79%। कितना, 65.79% मतदान रहा, इसको याद रखना। यानी पूरे भारत के अंदर औसतन 65.79। लोकसभा आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत पाई।
240, यानी बहुमत इन्हें नहीं मिला था। हालांकि 300 कुछ सीटें आई थी, लेकिन 293 सीटें आई थी, लेकिन अकेली भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें आई वो 240 है। अब यहां ये नहीं कह सकते एनडीए, एनडीए नहीं, 240 अकेली भाजपा को। वर्तमान लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? जो दूसरे स्थान पर रही, 99 सीट। कितनी? 99 सीट। अब दो पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी उभर कर बनी भाजपा, जिसको सीट मिली 240 सीटें, ठीक है, और कांग्रेस को कितनी मिली? 99 सीट। बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को पीछे तो 40-50 में रह गई थी पिछले चुनाव में, अब की बार 99 सीटें। दो बड़ी पार्टी यहाँ आपके सामने। टोटल सीटें 543 सीटें। अब सारी सीटों पे कौन कौन जीता उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो भाजपा 240 सीट, कांग्रेस 99 सीट, दो फिक्स, ठीक है। उसके बाद वर्तमान लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रही समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर भी सातिर है। अब सातिर हो कितना है? 543 सीट तो हम याद नहीं कर पाएंगे। पहली भाजपा, दूसरी कांग्रेस, तीसरे नंबर वाली समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है उसे मिली 37 सीटें। ये याद रख सकती है। कितनी सीटें मिली? 37 सीट प्राप्त हुई। भाजपा ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मत हासिल किए? 36.56%। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार चुनाव के अंदर टोटल मत कितने प्राप्त किए? देखो, एक सीटें अलग होती है, एक मतदान इतने होते हैं। सीट प्राप्त करना अलग होता है, वोट डालना, कि टोटल वोटों का 36.56% अकेले भाजपा को मिला और टोटल वोटों का कांग्रेस को मिला 21.19%। आपने एक चीज गौर की होगी, आपने सबने वोट डाला, आप सबने वोट डाला और वहां देखा होगा जब आप वोट डालने गए तो इतनी लंबी लिस्ट थी। क्या लिखा था? भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, आप, माकपा, कोई समाजवादी पार्टी, कोई कुछ करके 10 से 1 थी। अब 10 से 1 थी, अब जीते कोई वो अलग बात थी। अब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग खड़े हुए थे, कोई भाजपा को वोट डालता है, कोई कांग्रेस को, कोई एनसीपी, कोई आपको, कोई माकपा को, ऐसे करके वोट डाल दिए। अब जीत गया, मान लो इसमें भाजपा जीती, लेकिन वोट तो इनको भी आए है ना, इनको भी वोट आए हैं ना। मान लो आप पार्टी है, आप पार्टी है, इसको इस विधानसभा लोकसभा सीट से वोट आए हैं, दूसरी लोकसभा सीट से, ऐसे वोटों तो गणना हो सकती है ना। कई जगह वोट ज्यादा है, कम है, जरूरी नहीं कि जीतना, लेकिन वोट खूब आते हैं, तो वो प्रतिशत होता है। तो मतदान पूरे भाजपा का, टोटल वोटों का 36.56% भाजपा को मिले और टोटल वोटों का 21.19% कांग्रेस को मिले। ये 2 पॉइंट याद रखना, काफी बच्चों के कंफ्यूज होते, ये सीटों पे नहीं होते, ये वोटों पे होते। फिर 2024 के आम चुनाव में गठबंधन की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त हुई? अकेली बीजेपी को तो हुई 240, जबकि 293 सीटें और वोट प्रतिशत रहा था 43.14 पर। क्या दो प्रश्न बने? देखो, कंफ्यूज दूर कर रहा हूं, कहीं किसी विद्यार्थी के हो ही जाए, क्योंकि पहली बार पढ़ रहा है, उसके दिमाग में थोड़ा सा सेट नहीं बैठता। यानी 240 सीटें मिली भाजपा को और उसका भाजपा को लोगों ने वोट दिया 36.56%, जबकि एनडीए भाजपा के साथ मिलकर बाकी पार्टियां मिली और टोटल 293 सीटें लेके आई। पूरे एनडीए को लोगों ने वोट दिया 43.14%, पूरे एनडीए को 43.14% वोट दिया। अब भाजपा को है, छोटी मोटी और पार्टी है, उन पार्टियों को मिला के 2024 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, अब ये इंडिया का पूरा नाम पूछा जा सकता है पेपर में, इंडिया को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो ये इंडिया किसके साथ? कांग्रेस ने इंडिया बनाई, भाजपा ने, भाजपा की तो है ही एनडीए, इन्हें सीट मिली 234 सीट मिली और लोगों ने पूरे इंडिया को कितने वोट दिए? 40.57%। ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं कि एनडीए को वोट दिए 43% और इंडिया को वोट दिए 40%। देखो कितना, इंडिया को टोटल सीटें मिली 234 और एनडीए को टोटल सीटें मिली 243, भाजपा को टोटल सीट मिली 240, कांग्रेस को मिली कितनी? 99। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब इंडिया की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन इंडिया। इंडिया ने कहा कि हम इस एनडीए को हराएंगे,
लेकिन वोट ज्यादा अंतर नहीं रहा। देखो, इनको वोट लोगों ने दिया 43.14, इनको 40.57% लोगों ने वोट दिया। ये दोनों समझ में आना चाहिए। फिर लोकसभा आम चुनाव 2024 में कितने प्रत्याशी पहली बार सांसद के रूप में चुनकर 18वीं लोकसभा में पहुंचे? पहली बार नए, पहली बार, जैसे हमारे भजनलाल जी शर्मा पहली बार ही विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे नए कितने सांसद बने? 280 सांसद, 280 नए सांसद जो पहली बार लोकसभा में गए। 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितनी महिला सदस्य जीत के आई? यानी 543 में से 74 महिला जीती। ये इंपॉर्टेंट है पर्सन। जैसे अपनी राजस्थान की विधानसभा 200 सीटें, 200 में से 20 जीत के गई थी, टोटल विधानसभा का 10% जीत के गई थी, है ना। उसी प्रकार टोटल 543 लोकसभा सीटों से 74 महिला गई, जो कुल सीटों का 13.63%। इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आए हो, बाकी तो बहुत कुछ होता है। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार सर्वाधिक 11 महिला सदस्य किस स्थान से चुनकर आई थी? यानी 74 में से अकेली 11 बंगाल से आई थी, बंगाल राज्य से आई थी, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक कितनी महिला सांसद जीत गई? 30। 74 में से 30 भाजपा की थी, 74 में से 30 भारतीय जनता पार्टी। अब बार बार आप सोचोगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बात होती है? क्योंकि जिसकी सत्ता होती है ना, उसके ज्यादा काम होते। लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचित सबसे कम उम्र की सांसद कौन है? सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की सांभवी चौधरी, सांभवी चौधरी 25 वर्ष 11 महीने और 20 दिन समतीपुर सीट से बिहार से जीती। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास आयु, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। यानी लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल। अब बहुमत, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, तो भी आपको 25 साल उम्र। लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो भी, यानी लोकसभा से जुड़ी हुई जितनी बातों से संबंधित आएगी उम्र, तो वो 25 साल आएगी। प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 साल, क्योंकि प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, और 25 साल ही हुए हैं, 25 साल 11 महीने और 20 दिन हुए हैं, सांभवी चौधरी सांसद बन गई। समस्तीपुर सीट बिहार से ये सांसद बनी। 18वीं लोकसभा में पहुंची अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद कौन है? सबसे, देखो ये तो है सीधी युवा महिला, युवा सांसद बनी है सबसे कम उम्र की, जबकि महिलाओं में सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद बनी है प्रियंका सिंह जारकीहोली। ये बनी है चिकोडी कर्नाटक से, चिकोडी कर्नाटक लोकसभा सांसद बनी है। तो ये आदिवासी याद रखना, और ये सबसे कम उम्र की सांसद होगी। उसके बाद सबसे युवा दलित महिला सांसद कौन बनी है? 18वीं लोकसभा की सबसे युवा दलित महिला सांसद, तो सबसे युवा महिला सांसद बनी है कांग्रेस की 26 वर्षीय संजना जाटव भरतपुर की। और लगाओ स्टार राजस्थान के संदर्भ में, हम पढ़ते हैं ना, अभी राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजस्थान की सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी है? संजना जाटव। 18वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज सांसद बने हैं टी.आर. बालू, 82 साल के। सबसे उम्र दराज सांसद टी.आर. बालू, बालू बना लो पहले, बालू जी, बस बालू जी है लास्ट सांसद है, टी.आर. 82 साल की। 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाले सांसद, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले वो है शंकर लालवानी। शंकर लालवानी भाजपा के, बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से 11.72 लाख मतों से जीतकर ये उपलब्धि हासिल की। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय क्रांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, एक नामांकन भी वापस ले लिया था। तो 11.72 लाख मतों से जीते शंकर लालवानी भाजपा के। ठीक है, ये याद, यानी मतोंतर मतलब मतों का अंतर। तो सबसे बड़ी जीत 11.72 लाख की थी शंकर लालवानी। 18वीं लोकसभा में किस लोकसभा सीट से सर्वाधिक नोटा को 2.18 लाख से अधिक मत मिलने का रिकॉर्ड बना? यानी लोकसभा सीट थी एक मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट, वहां लोगों ने प्रतिनिधि को चुना ही नहीं, ज्यादा 2.18 मत है वो नोटा को गए। और इंदौर किसके लिए? स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है।
2.18 लाख। इसका मतलब वहां के जो लोग हैं वो काफी जागरूक हैं, सोच विचार करके वोट दे रहे हैं, बोले इन नेताओं को देने से अच्छा नोटा में डाले। तो ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। 18वीं लोकसभा में सबसे कम मतांतर से जीतने वाले सांसद, यानी सबसे कम मतों से जीते, रविंद्र दत्ताराम वायकर शिवसेना के मात्र 48 वोटों से जीते। सबसे ज्यादा वो और सबसे कम मतांतर से रविंद्र दत्ताराम वायकर शिवसेना के पार्टी से और 48 वोटों से जीते। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया? राहुल गांधी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपसे पूछे कि प्रतिपक्ष नेता, जबकि सदन का नेता किसको है? सदन के नेता कौन है? सदन के नेता नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री सदन के नेता है, जबकि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी। और लोकसभा अध्यक्ष किसको बनाया है? लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष बनाया ओम बिरला को। ओम बिरला, दोनों याद रखना, दूसरी बार बने, कोटा से सांसद है, अभी अपने राजस्थान की चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बने ओम बिरला वापिस, सदन के नेता नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। ठीक है। फिर 18वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद किस भाजपा नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। देखो प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, दल के नेता है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और आपको बता देता हूं, संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 हर बार पेपर में आता है। अभी सीएटी में आया था और ऑप्शन दोनों साथ में आते हैं। क्या होता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता मंत्री परिषद का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, यह अनुच्छेद 74 में है। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद 75 में। कंफ्यूज बहुत होते हैं। प्रश्न आए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 में, मंत्रिपरिषद का नेता और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है अनुच्छेद 74 में। जब दोनों ऑप्शन आते हैं तो आधे गलत करके, प्रधानमंत्री का नाम आए तो 74 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का नाम आए तो 75 में, दोनों ध्यान रखना। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 3.0 के ऊपर आ चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कितने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो तीसरी बार शपथ ले ली। 9 जून को तीसरी बार शपथ ले ली, पक्का याद रखना। 9 जून 2024 मोदी 3.0 की शुरुआत। और जैसे ही शपथ ली, एक याद रखना, जैसे ही मोदी ने शपथ ली 17वीं किस्त डाल दी किसानों को। पहला काम ये किया भाई, किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी जी ने शपथ लेने के बाद पहला अपना कार्य कौन सा स्टार्ट किया? 17वीं किस्त डाली, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल 2014 में स्टार्ट हुआ था और 2 अक्टूबर 2014 की बात याद रखना, स्वच्छ भारत मिशन काम करने शुरू कर दी। मई 2024 में शपथ ली, स्वच्छ भारत मिशन आज 10 साल हो चुके। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ऐसे कौन से दूसरे नेता है जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कब प्रधानमंत्री बने? 1952 में बने थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री की शपथ कब ली? 9 जून 2024। ये तारीख याद रखना क्योंकि एग्जामिनर तारीख पे तारीख दे। 9 जून 2024। ठीक है। उसके बाद 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा और उनके सहयोगी दलों के कितने मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी? 71 मंत्रियों ने। क्योंकि एक प्रावधान है कि आप लोकसभा की टोटल सीटों का 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। यानी राजस्थान में भारत के अंदर लगभग 82 मंत्री बनेंगे। तो अभी 71 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिला दी और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो शपथ दिलाते रहते। 9 जून 2024 को नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के नेता शामिल हुए थे? 7 देशों के नेता शामिल हुए थे। अब याद रखना 7 देशों के। ठीक है।
तो 7 देश देखो ये सामने है। हालांकि शेख हसीना तो अब छोड़ चुकी है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 कौन कौन आए थे विदेशी मेहमान बन के? मालदीव के राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद मुइज्जुन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी शेख हसीना। नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। हालांकि कुछ ये परिवर्तन हो गए होंगे, लेकिन शपथ समारोह में ये शामिल थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आए थे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे आए थे। और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक आए थे। इनमें से कोई भी पर्सन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन आया था कौन नहीं आया था। ठीक है, ये सारे के सारे और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 इनको नोट कर लेना। ये पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप आराम से पढ़ सकते। अब बात आती है पीएम नरेंद्र मोदी, शपथ दिलाई जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार शपथ लेते हुए व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। भारत के 14वें प्रधानमंत्री, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार वो 23वें, पद क्रम के अनुसार 23वें आगे। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उनको छोड़कर। मतलब एक ही आज तक हमारे कार्यवाहक रहे हैं गुलजारीलाल जी नंदा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब, और एक बार जब विदेश में गए हुए थे कौन, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, वहां उनका निधन हो गया था, तो गुलजारीलाल नंदा को, उनको छोड़कर 23वें क्रम के अनुसार व्यक्ति के रूप में 14वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। शपथ कब ली? 9 जून 2024 को। नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी, और वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश में। नरेंद्र मोदी 2001 से 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। तो अभी मोदी मंत्रिमंडल 3.0 चल रहा है, उसके बारे में सारा मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की वर्तमान मंत्रिपरिषद में 7 मंत्री भाजपा के हैं और अन्य सहयोगी दल के मंत्री हैं। क्योंकि एनडीए तो बाकी मंत्रियों को भी बढ़ाना पड़ा, बाकी सदस्यों को। जैसे 11 टीडीपी के 2, जेडीयू के 2, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, रालोद, जेडीएस के एक सदस्य को मंत्री पद दिया गया। ये पेपर में नहीं आते, लेकिन थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। 2024 की मंत्रिपरिषद में कितने सांसद पहली बार मंत्री बने हैं? 37। कितने? 37 ऐसे सांसद है जो पहली बार उनको मंत्री बनाती है। वर्तमान मंत्रिपरिषद में कितने राज्यसभा सांसदों को मंत्री बनाया गया है? अब क्या होता है कि हमारी जो संसद है उसके 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब दोनों में से किसी को भी मंत्री बना सकते, ठीक है। शर्त यह है कि आप चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के। तो 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में कितनी महिला सांसद शामिल की गई है? टोटल पूरे भारत में 74 सांसद बनी, उनमें से 7 महिला सांसदों को मंत्री बना रखा है। कितने को? 7 को बना रखा। मंत्री जो न तो लोकसभा और नई राज्यसभा के सदस्य हैं, रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब। अब ये इतने दिन राज्यसभा से क्या है कि मंत्री तो इनको बढ़ा दिया, लेकिन शर्त होती है अगर आप किसी को मंत्री बनाते हैं तो 6 महीने के अंदर या तो वो लोकसभा से या राज्यसभा से सांसद बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी रवनीत सिंह बिट्टू है वो राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गए। राजस्थान से राज्यसभा सांसद, बहुत ही आसान है ये काम इनके लिए, राज्यसभा सांसद, क्योंकि जब जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने विधायकों के माध्यम से बना लेती। जॉर्ज कुरियन, केरल, जॉर्ज कुरियन को ईसाई चेहरे के रूप में जगह दी गई। फिर ये राज्यसभा सांसद वगैरह लेते रहते हैं 6 महीनों में, और जहां पार्टी की सरकार होती है वहां से इन्हें खड़ा कर देते हैं। जैसे अपने राजस्थान में भाजपा की 115 सीट है ना, तो आराम से जीत के, कोई दिक्कत कोई परेशानी आती नहीं। वर्तमान मंत्रिपरिषद में शामिल सबसे युवा मंत्री कौन बने हैं? तो राम मोहन नायडू टीडीपी के हैं, 36 साल के हैं, वो सबसे युवा मंत्री हैं। और वर्तमान मंत्रिपरिषद में शामिल सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी है, 79 वर्षीय, बिहार के पूर्व सीएम। कम से कम 6 से 7 तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं, किसी न किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान हो गए, आपके मनोहर लाल खट्टर हो गए, ये जीतन राम मांझी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, मतलब 6-7 लगभग ऐसे हैं। तो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, और वर्तमान मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। और सबसे युवा राम मोहन नायडू टीडीपी, 36 वर्षीय, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटेम स्पीकर।
देखो, जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनता है और लोकसभा की कार्यवाही चलानी होती है तो एक अस्थायी सदस्य चुना, अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अभी सीएटी में बहुत सारे प्रश्न आए, निम्न में से किस पद का संविधान में उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके संविधान में कोई उल्लेख नहीं। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि इसको चलाने के लिए अस्थायी रूप से जो वरिष्ठ होता है सांसद, उसको नियुक्त करता है, उसको शपथ दिला देता है। जैसे ही अध्यक्ष चुना जाता है, ऑटोमेटिक इसका पद समाप्त हो जाता है। अब की बार 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि मेहताब, ओडिशा के कटक से भाजपा सांसद। ये प्रश्न पेपर में आएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में कितनी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? यानी पार्टियां बहुत है, लेकिन 6 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उनके कुछ नियम वगैरह होते हैं उसके तहत। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये दल है भाजपा, कांग्रेस तो है ही फिक्स है। उसके बाद में बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप। ये टोटल 6 ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इन 6 ने भाग लिया। अब ये प्रश्न भी पेपर आरपीएससी पूछती है। और अब आपसे ये भी पूछेंगे, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? भर्तृहरि मेहताब। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी। सदन के नेता नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा में आपसे पूछे सदन के नेता जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। उसके बाद में हम चलते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव राजस्थान के संदर्भ। देखो, राजस्थान के संदर्भ में क्या हो जाती। तो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए। टोटल भारत में 7 चरणों में। 2 चरणों में 19 अप्रैल को 12 सीट पर चुनाव हुए थे और 26 अप्रैल को 13 सीट पे। अब राजस्थान वाला अच्छे तरीके से याद कर लेना। पहले 2 चरण में 58.28% मतदान हुआ पहले चरण में, और दूसरे चरण में हुआ 65.52%। टोटल मिला के देखें औसत दोनों पारियों में 62.10% मतदान हुआ। ये प्रश्न आ सकता है, पारियां पूछे न पूछे, दोनों चरणों में पूछा जा सकता है। और 25 सीट थी अपने राजस्थान में। लोकसभा सीट कितनी है ये खास करके ध्यान रखना। लोकसभा सीट है 25, ठीक है, और राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट वो है 10। अब लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों को अगर मिलाएं तो प्रश्न आता है कि कुल राजस्थान में संसदीय सीट कितनी है? राजस्थान में कुल संसदीय सीट कितनी है? वो है 35। 25 और 10 35। अब वर्तमान की स्थिति मैं बता देता हूं। तो लोकसभा सीट 25 में से एनडीए के पास है 14 यानी भाजपा, और इंडिया कांग्रेस के पास है 11। 25 होगी। अगर मैं भाजपा सीटों की 35 की बात करूं तो 5 भाजपा के पास है और 5 कांग्रेस के पास है। 50-50 हो चुकी है, ध्यान रखना। 5 भाजपा और 5 कांग्रेस के पास। अब देखो, सबसे बड़ी जीत राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी की थी, राजसमंद की। टोटल 25 में से 3 महिला सांसद बनी राजस्थान के अंदर। उनमें से एक नाम आता है महिमा कुमारी का, जिन्होंने कांग्रेस के दामोदर गुर्जर को 3,92,223 वोटों से हराया। सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह की थी, जयपुर ग्रामीण। और ये थोड़ा मामला भी गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे विवाद भी हुआ था। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 वोटों से हरा दिया। अब हो सकता है अनिल चोपड़ा को चौपड़ दिया, काफी विवाद चला था कि यहाँ घपला हुआ है, ईवीएम में घपला हुआ है या वोटिंग सही नहीं होती। धरने पर भी बैठ गए थे अनिल चोपड़ा, लेकिन पार नहीं पड़ी, चौपड़ ही दिया। ठीक है, 1615 वोटों से चौपड़ दी अनिल चोपड़ा को राव राजेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण। सबसे बड़ी महिमा कुमारी। सबसे युवा सांसद बने संजना जाटव, भरतपुर, 26 साल। अभी मैं वहां बता के आया। तो ये राजस्थान की है। संजना जाटव भरतपुर की है, मात्र 26 साल की। और आयु लोकसभा क्या होती है? 25 साल। सबसे बुजुर्ग सांसद ब्रजेंद्र ओला, झुंझुनू के, 71 साल के। सबसे बुजुर्ग सांसद थे ब्रजेंद्र ओला, सबसे युवा सांसद संजना जाटव, सबसे छोटी जीत राव राजेंद्र सिंह, सबसे बड़ी जीत महिमा को। ठीक है, महिमा तेरी निराली, तू सबसे बड़ी जीत पाई। राजस्थान में लोकसभा में नोटा मतदान का प्रतिशत था 0.84, यानी नोटा का प्रयोग किया 0.84, यानी 1% भी नोटा का प्रयोग नहीं हो। राजस्थान लोकसभा चुनाव अपडेट देखें तो बीजेपी एनडीए को 14 सीट मिले। कितनी? 14। किस किस को? बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल सांसद बने, झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह, पाली से पीपी चौधरी। बस ये नाम रख लो, पता लग जाएगा, वैसे आपको लोकसभा सांसद पता है। उदयपुर से मन्नालाल जी जीते, जालोर सिरोही से लुम्बाराम जी जीते,
चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जीते, जयपुर शहर से मंजू शर्मा, कोटा बूंदी से ओम बिड़ला, राजसमंद से महिमा कुमारी, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से भूपेंद्र यादव, अजमेर से भागीरथ चौधरी और भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल। ठीक है, ये सचेतक भी बनाए गए हैं दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में, ये भी आपको पता होगा। तो ये 14 भाजपा के। फिर कांग्रेस इंडिया के 11, यानी इसमें कांग्रेस के 8 होते हैं। कुरौली धौलपुर से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारीलाल मीणा, भरतपुर से संजना जाटव, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा, नागौर से हनुमान बेनीवाल। अब देखो, ये इंडिया से गठबंधन था इनका, आरएलपी पार्टी से थे। बांसवाड़ा से राजकुमार रोत, बीएपी भारत आदिवासी पार्टी, ये भी इंडिया से गठबंधन था। सिक्कर से अमराराम, माकपा के थे, ये भी इंडिया से गठबंधन था। झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, चूरू से राहुल कसवा, टोंक स्वाईमाधोपुर से हरिश्चंद्र मीणा और बाड़मेर से उमेद राम बेनीवाल। यानी टोटल इंडिया को जो सीट आई 11 में से 8 कांग्रेस को मिली, 11 में से 8 कांग्रेस को, एक माकपा को, हालांकि इंडिया के साथ मिले हुए थे, एक आरएलपी को और एक बीएपी को। यानी इन्होंने कांग्रेस इंडिया के साथ ये मिले हुए थे। इसमें से कांग्रेस 8, एक माकपा, एक आरएलपी, एक बीएपी, टोटल 11 हो गई। और 11 और 14 25। ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव राजस्थान से 3 महिला सांसद बनी। कितनी? 3। महिमा कुमारी राजसमंद, संजना जाटव भरतपुर और मंजू शर्मा जयपुर शहर। नोट कर लेना, तीनों इंपॉर्टेंट है। मात्र 3 महिला बनी, 25 में से 3। राजस्थान विधानसभा में 200 में से 20। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 5 विधायक थे जो लोकसभा सांसद बन गए। अब 7 सीट खाली हो चुकी है और उपचुनाव होंगे, तो 5 ऐसे विधायक थे जो सांसद बने। जैसे दौसा से मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारे से हरीश मीणा, 84 से राजकुमार रोत, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला और खींवसर से हनुमान बेनीवाल। ये 5 ऐसे एमएलए थे जो एमपी बन गए। और एक अपनी राज्यसभा सीट थी वेणुगोपाल, ये वेणुगोपाल, वो केरल से लोकसभा सांसद बन गए। 2009 के लोकसभा चुनाव 66.34 की तुलना में 4.24% राजस्थान में कम हुए थे चुनाव 2019 की तुलना में। प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान श्री गंगानगर जिले में और द्वितीय चरण में सर्वाधिक मतदान बाड़मेर जिले में हुआ। कम वोटिंग के तहत 73,729 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। होम वोटिंग के तहत, कम नहीं, होम वोटिंग के तहत 73,729 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है। और एक और बता देता हूं कि यहाँ पे जो यूज किया गया मतदान श्री गंगानगर और द्वितीय चरण में, अजमेर और बाड़मेर के 2 क्षेत्र थे, अजमेर और बाड़मेर के, जहां लोकसभा पुनर्मतदान हुआ। लोकसभा पुनर्मतदान हुआ, यानी बाड़मेर में एक सीट थी और एक अजमेर में सीट थी। 2 ऐसी सीट थी जहां पे दोबारा मतगणना हुई, चुनाव हुई। राजस्थान से लोकसभा सांसद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग आवंटित किए। अब 4 राजस्थान के ऐसे सांसद थे जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों में शामिल किया गया। एक नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति व पर्यटन मंत्री बने, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह यादव, वन जलवायु पर्यावरण मंत्री, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल, कानून व न्याय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं, राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी गजेंद्र सिंह शेखावत है वो जोधपुर से सांसद है, जोधपुर से सांसद। भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है, अलवर से। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से सांसद और भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद है। 4 राजस्थान के जो सांसद है उन्हें मंत्री बनाया गया है। अब उनमें से 2 कैबिनेट मंत्री है, 2 राज्य मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, और 2 राज्यों में अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। तो यहां से पर्सन बनेगा पक्का, यहां से पर्सन पक्का बनेगा। ये हमने चर्चा कर ली किसकी? पूरी की पूरी लोकसभा की। इससे बाहर पर्सन जाने की कोई उम्मीद नहीं बचती है कि यहां से कोई पर्सन जाएगा, बाहर जाना नहीं चाहिए। बाकी तो देखो कोई अंत नहीं, आप कितना ही पढ़ते रहो, आईएएस की तैयारी करो, आरएएस की तैयारी करो, या
मतलब कोई बड़े स्तर पर तैयारी करो फिर भी प्रश्न रह जाते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैंने सारा बता दिया। अब एक दिन चर्चा अपने विधानसभा पर भी करेंगे। बाकी मंथली आपको क्लास देते रहें, बस आप निरंतर मेहनत करो। पैनल PDF आप मिल जाती है, तो चलते फिरते इसको भी पढ़ लिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।